आज आपके सामने 5 फिंगर क्लासेस की 14 सीरीज आ रही है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में शारीरिक विकास कहते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य बालक की आयु के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, दांत तथा तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से होता है। यानी कि शारीरिक विकास का जो तात्पर्य है वो बॉडीली स्ट्रक्चर के डेवलप होने से है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि कोलसैनिक के अनुसार शारीरिक विकास की परिभाषा दीजिए। तो कोलसैनिक, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि विकास, वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम उन सब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं जिनका व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते समय अनुभव करता है। यानी कि इसमें विकास, वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम वो सारी क्रियाएं शारीरिक विकास के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं, जैसा कि स्किनर मानते हैं, जैसा कि कोलसैनिक मानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि शैशवावस्था में बालक की लंबाई कितनी होती है। तो शैशवावस्था में बालक की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, आज आपके सामने शारीरिक विकास की सीरीज आ रही है। शारीरिक विकास, जिसको इंग्लिश में फिजिकल डेवलपमेंट कहा जाता है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न हमारे यूपी टेट की परीक्षा में, सी टेट की परीक्षा में और साथ साथ टीजीटी की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इन परीक्षाओं को केंद्रित मानते हुए या सेंटर्ड लेते हुए मैंने यहाँ पर यह सीरीज शुरू की है, जो कि टॉपिक वाइज सीरीज आपके सामने आ रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शैशवावस्था में शिशु की लंबाई प्रतिवर्ष लगभग कितनी बढ़ती है। तो शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शिशु की लंबाई लगभग 2 से 3 इंच प्रतिवर्ष बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अपेक्षा कितनी अधिक होती है। तो शैशवावस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा लगभग 1 इंच अधिक होती है, अर्थात लड़कियों की लंबाई लड़कों से 1 इंच अधिक होती है। छठा प्रश्न आपके सामने है कि बालक एवं बालिकाओं में से किसमें दंडीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। दंडीकरण, जिसको इंग्लिश में ओसिफिकेशन कहते हैं, उसमें उसके अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है कि बालक की अपेक्षा बालिकाओं में अस्थिकरण या दंडीकरण, जिसको इंग्लिश में ओसिफिकेशन कहते हैं, की प्रक्रिया तीव्र होती है। अर्थात बालिकाओं में ओसिफिकेशन की प्रक्रिया या हड्डियों के सुदृढ़ और मजबूत होने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र होती है। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर ही आता है, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का हो, यूपी टेट का हो, किसी प्रकार का जो कि शिक्षा संबंधित एग्जाम है, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी बाल विकास का जो पेपर डीएलएड का हुआ है, उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है कि शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर कितनी हो जाती है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, बाल्यावस्था में जो कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवधि होती है, इसमें हड्डियों की संख्या बढ़ करके 270 से बढ़ करके 350 तक हो जाती है। नवा प्रश्न आपके सामने है कि किशोर अवस्था अथवा एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये भी जीके का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। तो किशोर अवस्था हो या एक वयस्क व्यक्ति में जो कि हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न देखिए कि बाल्यावस्था में सिर का कितने प्रतिशत विकास हो जाता है। तो इसका उत्तर है कि बाल्यावस्था में सिर का 95% विकास हो जाता है। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि किशोर अवस्था में सिर का विकास किस आयु तक पूर्ण हो जाता है। तो किशोर अवस्था में सिर का विकास 16 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं
जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और आपके एग्ज़ाम के जो परसेंटेज है उसको अप या डाउन कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों का एग्जैक्ट उत्तर आपको पता होना चाहिए और इसी वजह से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। वन वर्ड क्वेश्चन सीरीज है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आती है और इसके माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की भी तैयारी कर सकते हो। तो 12वां प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि किस आयु अथवा किस अवस्था अथवा किस आयु में मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है। तो बाल्यावस्था में 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम होता है। तो थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है और शारीरिक विकास का पूरा निचोड़ मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। हर प्रश्न यहाँ पर शारीरिक विकास से उठाया हुआ है जिससे कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बाहर न जाए। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस अवस्था अथवा किस आयु में मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम हो जाता है। तो किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि शेष अवस्था में लगभग किस माह में अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो शेष अवस्था में लगभग 6-7वें माह में अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं जिनको नॉन परमानेंट टीथ भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1 वर्ष की आयु तक लगभग कितने अस्थायी दांत निकल आते हैं। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, बालक के 1 वर्ष की आयु यानी कि जो शिशु होता है जिसकी आयु लगभग 1 वर्ष की होती है उस समय में लगभग 8 अस्थायी दांत निकल आते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि किस आयु में बालकों में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। तो लगभग 4 वर्ष की आयु में बालकों में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं यानी कि वह अवस्था 4 वर्ष की होती है जिसमें बालकों में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं और जिनकी संख्या 20 होती है। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि किस अवस्था में अस्थायी दांत टूटने लगते हैं तथा उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बाल्यावस्था के प्रारंभ में धीरे धीरे अस्थायी दांत टूटने लगते हैं। अस्थायी के बाल्यावस्था के प्रारंभ में अर्थात जो बाल्यावस्था है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक ये बाल्यावस्था होती है और इस अवस्था के प्रारंभ यानी कि जब बालक 5-6 वर्ष की अवस्था से आगे बढ़ता है तो उस अवस्था में आते आते बालक में धीरे धीरे अस्थायी दांत टूटने लगते हैं तथा उनके स्थान पर स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न आपके सामने है कि किस आयु तक स्थायी दांतों की संख्या 27-28 हो जाती है। तो जब बालक की आयु 12-13 वर्ष की हो जाती है अर्थात बाल्यावस्था का अंत और किशोर अवस्था का प्रारंभ यहाँ पर शुरू हो जाता है तो उस समय में स्थायी दांतों की संख्या 27-28 के आसपास होती है। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि किस अवस्था में बालक के सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। तो इसका उत्तर है कि किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था में जब बालक की आयु 12-13 वर्ष होती है उसके सभी स्थायी दांत निकल आते हैं जिनकी संख्या 32 होती है। यानी कि किशोर अवस्था यानी कि तरुण अवस्था से आगे बढ़ कर के जब बालक जो है किशोर अवस्था में आता है यानी कि प्रारंभिक किशोर अवस्था में आता है तो उस समय में आकर के उसके दांतों की संख्या 32 हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि अक्कल दाढ़ अथवा प्रज्ञा दांत जिसको इंग्लिश में विजडम टीथ कहते हैं किस आयु में निकलते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि अक्कल दाढ़ अथवा प्रज्ञा दांत लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में पहले निकलते हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में पहले निकलते हैं और यह दांत 17 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु में निकलते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने है कि किशोर अवस्था के प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी प्रति मिनट होती है। तो इसका उत्तर है कि शेष अवस्था के प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है। यानी कि शेष अवस्था में हृदय की धड़कन जो शिशु की होती है वो ज़्यादा होती है
जो कि 140 प्रति मिनट होती है। 23वां प्रश्न आपके सामने है कि बाल्यावस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो बाल्यावस्था में हृदय 1 मिनट में 85 बार धड़कता है। और अगर इसी चीज़ को किशोर अवस्था में लें तो किशोर अवस्था में जो हृदय होता है या एक वयस्क व्यक्ति में जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो उसके धड़कने की जो की प्रक्रिया है उसमें 1 मिनट में 72 बार ये हृदय धड़कता है। और ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का कितने प्रतिशत होता है। तो इसका सही उत्तर है कि जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 23% होता है। 26वां प्रश्न आपके सामने है कि किस अवस्था में दाढ़ी एवं मूछ आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो किशोर अवस्था में तरुणावस्था यानी कि जो प्रारंभिक किशोर अवस्था होती है जिसको तरुणावस्था बोलते हैं, उस अवस्था में दाढ़ी एवं मूछ आनी प्रारंभ हो जाती है। 27वां प्रश्न देखें कि कौन सी ग्रंथि में वृद्धि होने पर किशोरों की आवाज़ भारी, कर्कश तथा कड़ी हो जाती है। तो वह ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जिसमें वृद्धि होने पर किशोरों की आवाज़ भारी, कर्कश और कड़ी हो जाती है। 28वां प्रश्न आपके सामने है कि किस अवधि को परिपाक काल या कंसोलिडेशन पीरियड कहा जाता है। तो वह अवधि है 9 से 12 वर्ष की अवधि, जिसको कंसोलिडेशन पीरियड या परिपाक काल कहा जाता है, जो कि उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि। 29वां प्रश्न आपके सामने है कि किस माह का शिशु घुटनों के बल चलना सीख लेता है। तो 10 माह का शिशु घुटनों के बल चलना सीख लेता है। और 30वां और अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के नाम बताइए। ये एक प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रथम कारक हैं उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भोजन या पौष्टिक भोजन जो बालक को भोजन दिया जाता है वो, इसके अलावा बालकों का खेलना और कूदना, उनके द्वारा व्यायाम करना, विश्राम करना और नींद लेना, या ऐसी स्थिति कि जब बालक को चोट लग जाती है, किसी प्रकार की उसके साथ में दुर्घटना हो जाती है, या शिशु काल में अत्यधिक दवाइयों का सेवन कर लेने पर, या गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक परिश्रम करने पर, या अत्यधिक दवाइयों का सेवन करने पर, या इसके अलावा नशीले पदार्थों का सेवन करने पर ये शारीरिक विकास प्रभावित हो जाता है। तो ये 30 प्रश्न शारीरिक विकास से संबंधित आपके सामने आए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को लेकर मैंने यहाँ पे ये सीरीज शुरू की है, जो कि आज टॉपिक है इसका शारीरिक विकास। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने पूरे टॉपिक का एक एनालिसिस करने का प्रयास आपके सामने किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।